तो हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, क्लास 10th का चैप्टर 1 केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, जिस चैप्टर का क्या नाम है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो इसमें हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, इस जो चैप्टर का नाम है इसको मैं दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूं। सबसे पहले केमिकल रिएक्शन, ठीक है, और मैं दूसरा इसको मैं डिवाइड कर देता हूं इक्वेशन में। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पहले केमिकल रिएक्शन के बारे में हम लोग समझ लेंगे, तब जाके हम लोग इक्वेशन के बारे में समझेंगे। तो केमिकल रिएक्शन में बच्चों यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या दिखाई दे रहा है, केमिकल रिएक्शन में सबसे पहले क्या दिखाई दिया, केमिकल। क्या होता है केमिकल क्या होता है? तो केमिकल को अगर आप को इजी वे में समझना है, आसान भाषा में समझना है, तो इस तरीके से समझ लीजिए कि आप जो पानी पीते हैं या हमारे अंदर बॉडी के अंदर जितने भी केमिकल्स ट्रांसफॉर्म हुआ करती है, केमिकल रिएक्शन हुआ करती है, या आप अपने आसपास देखें तो चीजों को आप जलती हुई चीजों को देखते हैं, ठीक है, कुछ पदार्थों में परिवर्तन देखते हैं, तो वो सब जो है केमिकल से ही कुछ ना कुछ बना है, जिसमें कुछ चेंज आती है, ठीक है। जैसे आप देखते हैं कि भैया ये जो पानी है, ये वाटर का बोतल है, तो इसके अंदर पानी है, तो पानी कि ये जो पानी है, जो आप लोग जानते हैं कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है H2O होता है, तो ये वाटर का जो मॉलिक्यूल H2O है, ये भी एक प्रकार का केमिकल है। हम जो भोजन खाते हैं, हमारे पेट में जो HCl है, जो भोजन को डाइजेस्ट करता है, वो भोजन को डाइजेस्ट करने वाला जो HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो भी हमारा क्या है, एक केमिकल है। तो पूरी हम लोग केमिस्ट्री जो है हमारा केमिकल पर ही आधारित है। पूरी जो हमारी केमिस्ट्री है उसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, उसमें हम लोग सिर्फ केमिकल ही पढ़ते हैं। हमारी जो मेडिसिन इंडस्ट्री है वो किस पर आधारित है, केमिकल पर ही आधारित है, ठीक है। तो एक मोटा तौर पे आप इस तरीके से समझिए, या ऐसे समझ लीजिए, अगर आप लोग को पीरियोडिक टेबल पता है तो उसमें जितने भी एलिमेंट है उस सबको हम लोग केमिकल के अंदर उसको रख सकते हैं, कि जितने भी हमारे पास मेटल, नॉन मेटल है, और जितनी भी सारी हमारे पास चीजें हैं, लिक्विड स्टेट में हो, सॉलिड स्टेट में हो, या गैसियस स्टेट में हो, सब का सब क्या है, केमिकल के ही अंदर आ जाते हैं, ठीक है। अब उनमें रिएक्शन हुआ करती है, ठीक है, उनमें क्या हुआ करती है, रिएक्शन हुआ करती है, और वो जो रिएक्शन हुआ करती है उसका फिर हम लोग इक्वेशन लिख देते हैं। तो केमिकल समझ में आ गया क्या होता है। अब ध्यान देंगे यहाँ पर केमिकल रिएक्शन के बारे में, केमिकल रिएक्शन के बारे में क्या होता है केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर लिखेंगे व्हेन टू और मोर सब्सटेंस combine each other they transformed a new substance। क्या बोलेंगे मैंने, ध्यान से सुनिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस, ठीक है। यहां से ध्यान दीजिएगा, ट्रांसफॉर्म्ड ए न्यू सब्सटेंस। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, जब दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है, जब टू और मोर देन हमारे पास जो सब्सटेंस होते हैं, जो एक दूसरे से जब कंबाइन करते हैं, तो कंबाइन के फल स्वरूप क्या होता है, वहां पे एक नए सब्सटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, एक नए सब्सटेंस का क्या हो जाता है, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो वो जो नए सब्सटेंस का जो ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, वो किसकी वजह से हो गया, केमिकल रिएक्शन की वजह से हो जाता है। याद रखिए इसमें न्यू सब्सटेंस बन रहा है, ठीक है। अब एक चीज यहां पर नोट करेंगे हम लोग, क्या कि केमिकल रिएक्शन तभी होगा जब वहां पर केमिकल चेंज होगा, ठीक है। मतलब कि केमिकल रिएक्शन लिखेंगे क्या, केमिकल रिएक्शन डिपेंड्स ऑन केमिकल चेंज। हम लोग बेसिकली सब्सटेंस में दो तरीके के चेंज देखते हैं, ठीक है। हम लोग सब्सटेंस में दो तरीके के चेंज देखते हैं। एक जो होता है हमारा फिजिकल चेंज, एक फिजिकल चेंज हम लोग पढ़ते हैं बच्चों। दूसरा जो हम लोग पढ़ते हैं वो क्या पढ़ते हैं, केमिकल चेंज, फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज। तो कब बोलेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो रहा है, जब हमारा केमिकल चेंज होगा, किसी भी सब्सटेंस में जब हमारा केमिकल चेंज होगा तो हम लोग बोलेंगे कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। बिना केमिकल चेंज के केमिकल रिएक्शन नहीं हो सकता। हम कब बोलते हैं केमिकल रिएक्शन हो रहा है,
केमिकल रिएक्शन हम तब बोलते हैं जब दो सब्सटेंस एक दूसरे के कांटेक्ट में आके कंबाइन करते हैं और उसके फलस्वरूप, ठीक है, उसके बाय प्रोडक्ट हमारा एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन हो जाता है, न्यू सब्सटेंस का, जिसका प्रॉपर्टी जो होता है उसके इसके जो सब्स्टिट्यूएंट जो उसके पार्टिकल्स थे उससे वो डिफरेंट होता है। तो सब्सटेंस जो हमारा इसमें जो चेंज देखा जाता है दो तरीके के, मेनली फिजिकल चेंज या केमिकल चेंज, आप लोगों को पता ही है। तो जब कभी भी हमारा केमिकल चेंज होता है तो हम लोग बोलते हैं कि वहां पे केमिकल रिएक्शन हो रहा होगा। सर ऐसा क्या क्या एग्जाम्पल है जो केमिकल चेंज हो, वहां पर केमिकल चेंज को हम लोग बोल सकते हैं? जैसे यहां पर हमारा है रस्टिंग ऑफ आयरन। क्या है बच्चों? रस्टिंग ऑफ आयरन, रस्टिंग ऑफ आयरन। और क्या हम लोग बोल सकते हैं? बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कोल, बर्निंग ऑफ कोल। या और भी हम लोग इसमें चीज बोल सकते हैं, बर्निंग ऑफ, बर्निंग ऑफ कैंडल, बर्निंग ऑफ कैंडल। और क्या बोल सकते हैं? फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन ऑफ, फर्मेंटेशन ऑफ, क्या बोल सकते हैं इसमें? फ्रूट्स या जूस बोल सकते हैं, फ्रूट जूस, फ्रूट जूस, ठीक है। जब रस्टिंग ऑफ आयरन होता है, जब किसी आयरन के ऊपर रस्ट लग जाता है, या बर्निंग ऑफ कोल होता है, या हमारा फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस होता है, तो वहां पर हम लोग क्या बोलते हैं? केमिकल चेंज हो रहा है। और केमिकल चेंज होता है तो जाहिर सी बात है कि वहां पर केमिकल रिएक्शन होगा। केमिकल चेंज की ही वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ये बात याद रखना है, ठीक है। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, मैं आगे बढ़ता हूं। मिटा दे, चलिए ठीक। तो हम लोगों ने क्या सीखा? केमिकल रिएक्शन किस पे डिपेंड करता है? सर केमिकल चेंज पे। केमिकल चेंज का एग्जांपल क्या था हमारे पास? केमिकल चेंज का एग्जांपल था रस्टिंग ऑफ आयरन। फिर उसके बाद क्या था? फर्मेंटेशन ऑफ फ्रूट जूस, बर्निंग ऑफ कोल। तो इस तरीके के जब हमारे एग्जाम्पल मिलते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल चेंज, और केमिकल चेंज की वजह से केमिकल रिएक्शन होता है, ठीक है। तो हम लोगों ने बात करा टू और मोर सब्सटेंसेस की, substances are combine each other, हम लोगों ने ये बात करा, ठीक है। तो मान लेते हैं हमारे पास एक सब्सटेंस ए है, दूसरा सब्सटेंस बी है। ए और बी के मिलने से तीसरा सब्सटेंस क्या बन गया? सी। इसको बच्चों गिब्स पढ़ते हैं, ठीक है। गिब्स के इस साइड वाले को, मतलब कि गिब्स के आरएचएस साइड वाले को बोलते हैं प्रोडक्ट। व्हाट इज दिस? दिस इज प्रोडक्ट, प्रोडक्ट। एंड दिस ए एंड बी रिएक्टेंट, रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। इसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। इसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। इसको क्या पढ़ते हैं? गिब्स। ए और बी के मिलने से एक नया सब्सटेंस, यहां पर बोल देंगे फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस, न्यू सब्सटेंस। क्या है भैया? उस सब्सटेंस का नाम है सी, ठीक है। अब ये जो न्यू सब्सटेंस बनेगा, ध्यान से देखेंगे हम लोग, अब ये जो न्यू सब्सटेंस बन रहा है इसमें क्या क्या हम देख सकते हैं? लिखेंगे डिफरेंट प्रॉपर्टी पाया जाएगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज टू द रिएक्टेंट, ठीक है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी होगा, ठीक है। रिएक्टेंट की प्रॉपर्टी से डिफरेंट प्रॉपर्टी इसके अंदर होगा। और क्या क्या डिफरेंट होगा? इसका केमिकल स्ट्रक्चर क्या होगा? केमिकल स्ट्रक्चर इज ऑल्सो डिफरेंट। केमिकल स्ट्रक्चर भी जो होगा वो क्या होगा बच्चों? डिफरेंट होगा, ठीक है। अगर प्रॉपर्टी डिफरेंट हो गया तो केमिकल स्ट्रक्चर भी डिफरेंट होगा। हो सकता है कि इसके स्टेट में चेंज आ जाए, चेंज इन, ऐसे जरूरी नहीं है लेकिन बोल सकते हैं हो सकता है, मे बी चेंज इन स्टेट। सॉलिड सॉलिड हो सकता है, तो हो सकता है गैस बन जाए, ठीक है। लिक्विड लिक्विड मिलकर हो सकता है यहाँ पे कुछ प्रेसिपिटेट हो जाए, कुछ यहाँ पे प्रेसिपिटेट हो जाए, कुछ सॉलिड बन जाए, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे मैंने एग्जांपल लिया, बहुत ही बेसिक से एग्जांपल जो हम लोग पढ़ते हैं, Na+Cl मैंने लिया,
इससे क्या बन जाता है, NaCl। सोडियम क्या है बच्चों, सोडियम क्या है, सोडियम हम लोग जानते हैं कि एक मेटल है, ठीक है, सॉलिड होता है। क्लोरीन क्या है बच्चों, क्लोरीन जो है एक गैस है, क्लोरीन क्या है, गैस है। अच्छे से लिखते हैं इसको, सोडियम जो है हमारा, जो सोडियम है वो क्या है, सॉलिड स्टेट में पाए जाने वाला मेटल है। क्लोरीन क्या है बच्चों, सर क्लोरीन गैस है। सॉलिड और गैस मिलके, ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, सॉलिड और यहाँ पे क्या मिल गया, गैस। सॉलिड और गैस दोनों का स्टेट क्या है, इसका स्टेट सॉलिड है, इसका स्टेट गैस है। यहाँ पर क्या बन जा रहा है, NaCl। इसको क्या पढ़ते हैं बच्चों, सोडियम क्लोराइड। क्या पढ़ते हैं, सोडियम क्लोराइड, ठीक है। इसका स्टेट क्या होगा, सॉलिड होगा। तो सॉलिड गैस मिलके सॉलिड बनता है। वहीं पर मैंने क्या लिखा, मे बी चेंज इन स्टेट। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसका प्रॉपर्टी, सोडियम का प्रॉपर्टी और NaCl का प्रॉपर्टी दोनों डिफरेंट होगा। सोडियम की प्रॉपर्टी और NaCl की प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। इसको नोट करना है तो नोट कीजिए, मैं आगे लिखता हूं। सोडियम की प्रॉपर्टी और NaCl की प्रॉपर्टी क्या होगा, डिफरेंट होगा। होगा कि नहीं होगा। क्लोरीन की प्रॉपर्टी और NaCl की प्रॉपर्टी, उन दो वो भी डिफरेंट होगा। समझ रहे बात को। तो हम इस तरीके से इसको लिख सकते हैं, ठीक है। बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टी, बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। तो यहां से देखे जाए, सोडियम की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टी Cp लिख देते हैं, ये हमारा बराबर नहीं होगा, ठीक है। NaCl की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी, उसी तरीके से क्लोरीन की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो भी बराबर नहीं होगा NaCl की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी उसके। समझ रहे बात को। ये दोनों की जो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो डिफरेंट डिफरेंट होगी, डिफरेंट डिफरेंट होगी। सोडियम अलग चीज है, NaCl अलग चीज है। सोडियम जो है एक रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। जो सोडियम है, ध्यान से देखिएगा, सोडियम इज अ रिएक्टिव मेटल, ये एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है, ठीक है। सोडियम जो है बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। जो क्लोरीन है, क्लोरीन इज पॉइजनस गैस है, पॉइजनस गैस है, ठीक है। लेकिन सोचिए कि एक रिएक्टिव है और एक पॉइजनस है, इसके मिलने से क्या बन गया, NaCl। इसको जानते हो क्या पढ़ते हैं बच्चों, कॉमन साल्ट। ये कॉमन साल्ट है जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, साधारण नमक। ऐसे खाने में तो सोडियम बाइकार्बोनेट यूज करते हैं, लेकिन इन जनरल फॉर्म NaCl, कॉमन साल्ट, ठीक है। कॉमन साल्ट हो गया। सोचिए एक रिएक्टिव इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा रिएक्टिव है, एक पॉइजनस है, एक रिएक्टिव है, एक पॉइजनस है। तो सोचो रिएक्टिव और पॉइजनस मिलकर हमको क्या दे रहा है, कॉमन साल्ट दे रहा है, जिसका हम लोग यूज करते हैं खाने में। समझ रहे बात को। तो इसीलिए मैंने कहा कि जब कभी भी केमिकल चेंज होता है वहां पे, तो केमिकल रिएक्शन होता है। केमिकल रिएक्शन में दो पदार्थ या दो सी मोर देन टू सब्सटेंस कंबाइन ईच अदर, देन प्रोडक्ट विल बी न्यू सब्सटेंसेस। वहां पे क्या होगी, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, ठीक है, डिफरेंट होगा, स्टेट चेंज होगा, ठीक है। ये सारी चीजें हम ध्यान में रखेंगे। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। आगे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इक्वेशन के बारे में। इक्वेशन क्या होता है, ध्यान से देखिए, इक्वेशन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, इक्वेशन क्या होता है। इक्वेशन क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है। देखिए इक्वेशन ऐसे मेनली हम लोग दो कैटेगरी में पढ़ते हैं, ठीक है। एक होता है वर्ड इक्वेशन, एक होता है बच्चों वर्ड इक्वेशन, एक होता है हमारा केमिकल इक्वेशन। याद रहेगा क्या बोला मैंने, क्या बोला, एक मैंने बोला वर्ड इक्वेशन, एक मैंने क्या बोला, केमिकल इक्वेशन। चलिए आइए बात करते हैं हम लोग वर्ड इक्वेशन के बारे में। कुछ नहीं करना है, when we write any chemical reaction, any chemical reaction in the form of, in the form of
इन द फॉर्म ऑफ केमिकल नेम इन वर्ड, ठीक है। देन विकल्प क्या बोल सकते हैं भैया, वो वर्ड इक्वेशन है। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैंने कहा कि सर नाइट्रोजन, तो मैंने पूरा क्या लिखा, नाइट्रोजन। फिर आप लोगों ने देखा कि सर, हम लोगों ने देखा कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से सर अमोनिया बनता है। क्या याद रखेंगे बच्चों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है बच्चों, अमोनिया बनता है, ठीक है। क्या बनता है, अमोनिया बनता है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मिलने से क्या बनता है, अमोनिया बनता है। तो ये मैंने, देखिए, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है, ये मैंने एक इक्वेशन बना दिया, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन एक इक्वेशन बन गया, गिव्स अमोनिया। अब ये जो इक्वेशन है क्या होगा, वर्ड इक्वेशन है। क्यों, क्योंकि मैंने नाइट्रोजन का सिंबल नहीं लिखा है, मैंने नाइट्रोजन का केमिकल सिंबल नहीं लिखा है, मैंने नाइट्रोजन को वर्ड में लिख दिया, हाइड्रोजन को मैंने वर्ड में लिख दिया, और मैंने अमोनिया को भी वर्ड में लिख दिया। तो ये हमारा क्या बन गया बच्चों, ये हमारा बन गया सर वर्ड इक्वेशन। गिब्स के सर एलएचएस को, इतने को सर हम लोग रिएक्टेंट कहते हैं, ठीक है बच्चों। और रिएक्टेंट के द्वारा क्या बनता है सर, इसको हम लोग प्रोडक्ट बोलते हैं, प्रोडक्ट बनता है जिसकी केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होगा, मे बी स्टेट चेंज हो सकता है, ठीक है। ये वर्ड इक्वेशन है, समझ में आ गया। इक्वेशन क्या होता है सर, किसी भी हम लोग केमिकल रिएक्शन को जब हम लिख देते हैं, जब हम लोग केमिकल रिएक्शन को जब हम लिख देते हैं, लिखने का तरीका दो तरीका है हमारे पास, या तो वर्ड में लिख दें या तो हम केमिकल सिंबल का यूज कर लेंगे। तो जब हम लोग लिख देते हैं उसको इस तरीके से वर्ड के फॉर्म में, तो वर्ड इक्वेशन बन जाता है। और जब हम लोग केमिकल सिंबल का यूज कर लेंगे, फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, तो वहां पे हमारा क्या बन जाता है, वहां पे बच्चों केमिकल इक्वेशन बन जाता है। तो इक्वेशन दो तरह के होते हैं, एक वर्ड इक्वेशन, एक केमिकल इक्वेशन। वर्ड इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन देखते हैं। केमिकल इक्वेशन में क्या हम लोगों ने समझा कि केमिकल इक्वेशन में हम लोग केमिकल सिंबल का यूज करेंगे। जैसे यहीं पर मैंने क्या लिखा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, तो मैंने लिख दिया N2 सर होता है नाइट्रोजन का, H2 सर होता है हाइड्रोजन का, गिब्स मैंने क्या बना दिया सर, अमोनिया बना दीजिए आप, NH3, ठीक है, NH3। ये इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, रिएक्टेंट बोल रहे थे, इसी को हम लोग क्या बोल रहे थे, प्रोडक्ट बोल रहे थे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन गया, ये हमारा केमिकल इक्वेशन बन गया। क्या बन गया बच्चों, केमिकल इक्वेशन। उसी तरीके से और अगर आप देखना चाहें, ये क्या लिखा हुआ है सर, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैंने इसमें जिंक डाल दिया मान लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, ZnCl2 सर बन जाएगा, और ये H2 यहां से गैस निकल जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया सर, ये प्रोडक्ट पूरा का पूरा क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। ये क्या है सर, ये हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट, ठीक है। कोई और एग्जांपल ले ले सर, बहुत फेमस हम लोग जाते हैं एग्जांपल, H2O, ये क्या है, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट। ये क्या है बच्चों, प्रोडक्ट है सर। किस फॉर्म में लिखा गया है इसको सर, केमिकल इक्वेशन है। क्या वर्ड इक्वेशन है, नहीं सर, ये वर्ड इक्वेशन कैसे हो सकता है। वर्ड इक्वेशन बना लीजिए, तो कैसे बनेगा वर्ड इक्वेशन, यहां पर लिख देंगे हाइड्रोजन, यहां पर क्या लिख देंगे, ऑक्सीजन। क्या बन जाएगा सर, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, क्या समझ में आ रहा है मेरी बात, उसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, ठीक है बच्चों, तो समझ में आ रहा है। इसका जो भी नोट्स वगैरह होगा मैं आप लोगों को दे दूंगा, ठीक है। नोट्स का टेंशन ना लीजिए, मैं थोड़ा सा फास्ट पढ़ा रहा हूं, शायद कुछ बच्चे ऐसे भी हों जिनको लग रहा होगा नहीं सर फास्ट नहीं है, कि वो पहले से ही फास्ट है सर, हमारे सामने तेज बनने की कोशिश नहीं। तो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है। अभी आप लोग कॉन्सेप्ट समझिए। तो केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया, केमिकल इक्वेशन समझ में आ गया, वर्ड इक्वेशन समझ में आ गया, केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया। इक्वेशन सर दो तरह के, केमिकल इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन। वर्ड के फॉर्म में जब किसी भी केमिकल रिएक्शन को लिख देते हैं
तो वो हमारा वर्ड इक्वेशन बन जाता है। किसी भी केमिकल रिएक्शन को केमिकल सिंबल और फॉर्मूला का यूज कर लेंगे, उसको क्या बोलते हैं बच्चों? उसको हम लोग बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। ठीक है, अब ध्यान से यहां से देखिएगा, केमिकल इक्वेशन टू टाइप्स। क्या कहा मैंने? केमिकल इक्वेशन आर टू टाइप्स। ठीक है, केमिकल इक्वेशन कितने तरह के होते हैं? टू टाइप्स के। बहुत ही इजी है, क्या कहना है? बैलेंस बोल देंगे एगो को, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। क्या बोल देंगे बच्चों? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। दूसरा क्या बोल देंगे? दूसरा बोल देंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है बच्चों, सर क्या होता है ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन? पहली बात करेंगे हम लोग किसकी? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की। सर ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? लिख देंगे when number of atom of reactant and product are equal both sides, इसको क्या बोल देंगे? बैलेंस। डिफिनीशन पे पूरी तरीके से ध्यान ना दीजिएगा, बस समझने के लिए। ठीक है, हो सकता है कि एग्जैक्ट डिफिनीशन में ना लिख पा रहा हूं, लेकिन जो भी इसका डिफिनीशन होगा मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, बस समझने के लिए एक सेंस बन जाए क्लास में। अभी when number of atom of reactant and products are equal both side in called balanced chemical equation। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या कहेंगे सर? नंबर ऑफ एटम बोले हैं रिएक्टेंट का और प्रोडक्ट का इक्वल होना चाहिए बोथ साइड। सर रिएक्टेंट किसको बोलते हैं? सर गिब्स के एलएचएस साइड को रिएक्टेंट बोलते हैं। गिब्स के एलएचएस साइड को हम लोग रिएक्टेंट बोलते हैं। रिएक्टेंट गिब्स के आरएचएस साइड को बच्चों हम लोग क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं सर। ठीक है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया H2 और O2, क्या यह केमिकल इक्वेशन है? हाँ सर केमिकल इक्वेशन। सर क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन है? ध्यान से देखिए क्या बैलेंस है कि नहीं है। डिफिनीशन क्या कहता है? व्हेन नंबर ऑफ एटम ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स इज इक्वल बोथ साइड इज कॉल्ड बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के दोनों तरफ जो नंबर ऑफ एटम है वो सेम होना चाहिए। इधर काउंट करेंगे नंबर ऑफ एटम कितने दिखाई दे रहे हैं बच्चों? हाइड्रोजन का सर 2 है। ऑक्सीजन कितना है? सर ऑक्सीजन भी 2 है। इधर अगर कैलकुलेट करो तो हाइड्रोजन सर 2 दिखाई दे रहे हैं, ऑक्सीजन कितने दिखाई दे रहे हैं? 1 दिखाई दे रहा है। तो ये हमारा जो है कौन सा इक्वेशन है? ये अनबैलेंस हो गया जी बालक, अनबैलेंस हो गया। ये हमारा बैलेंस नहीं है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे? बैलेंस करने के लिए अभी के लिए ये नहीं पूछिएगा कि कैसे किए। ठीक है, अभी हम लोग जब आगे बढ़ेंगे कि किस तरीके से बैलेंस हम लोग करते हैं, बैलेंस करने के हमारे पास मेथड है अलग अलग, किस तरीके से हम लोग बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करते हैं, तो वहां पर हम लोग देख लेंगे। अभी बस हम जो बता रहे हैं वो देखना है। ठीक है, समझ रहे बात को? रिएक्टेंट को तरफ हम लोग को देखना है कि भाई नंबर ऑफ एटम कितने हैं, प्रोडक्ट की तरफ देखना है नंबर ऑफ एटम कितने हैं। मैं बैलेंस पढ़ा रहा हूं तो बस मैं बैलेंस कर देता हूं। अभी ये दिल पे जोखिम नहीं लेना है कि कैसे सर आपने किया। ठीक है, जब अभी मैं तुरंत इसके बाद ही मैं पढ़ाने वाला हूं आपको कि किस तरीके से हाउ टू बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, इस तरीके का टॉपिक आएगा, हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर क्या मैं बैलेंस कर दूं? ऑक्सीजन इधर 2 हो गया, इधर 4 हो गया, इधर मैं 2 लगा देता हूं। अब कैलकुलेट कर लीजिए, 2 × 2 4 हो गए। ऑक्सीजन कितना है? 2 है। इधर कितना है? 2 × 2 4 हो गया। ऑक्सीजन 1 × 2 कितना हो गया? 2 हो गया। देखिए 4 4 2 2 बराबर हो गया। इक्वल हो गया कि नहीं हो गया? हाँ सर हो गया। यहां से ध्यान देंगे, यहां पर N2 है, H2 है। वही एग्जाम्पल अमोनिया बना देते हैं हम लोग, NH3। यहां से ध्यान देंगे, सर नाइट्रोजन 2 है, हाइड्रोजन कितना है? 2 है। इधर नाइट्रोजन कितना है? 1 है। सर हाइड्रोजन कितना है? 3 है। इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 है। हाइड्रोजन 3 है। ये भी इक्वल नहीं है, नाइट्रोजन भी इक्वल नहीं है। क्या करेंगे सर? पहले नाइट्रोजन को आप इक्वल कीजिए, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, नाइट्रोजन 2 हो जाएगा। लो 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। हाइड्रोजन कितना हो गया? सर हाइड्रोजन 3 × 2
सर हाइड्रोजन तो 6 हो गया। इधर ले रहे बचवा, 3 से मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा? 6 हो गया सर। 2266 हो गया इक्वल। तो ये हमारा कौन सा इक्वेशन बन गया? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। क्या बोलेंगे इसको? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बोलो मेरे साथ, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए मिटा दिया जाए। चलिए, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ध्यान देंगे। हेलो हेलो, नजरे स्क्रीन पे। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होता है? सर अगर बैलेंस का मतलब होता है दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट के और प्रोडक्ट के इक्वल हो, तो इसमें अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होंगे, सीधा सी बात है। तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं कि नंबर ऑफ एटम बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब समझ रहे हैं हम लोग? बोथ साइड का मतलब कौन सा है? रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं। बोथ साइड क्या हो जाएगा? अनइक्वल। अनइक्वल, ठीक है। बहुत सारा एग्जांपल था। अभी जो मैंने एग्जांपल लिखा H2 और O2, सर गिब्स H2O बना दीजिए। ठीक है, H2O बना दिया। सर नाइट्रोजन था, हाइड्रोजन था, NH3 बन गया, NH3 बना दिया। और कोई एग्जांपल हो सकता है क्या? कार्बन है, कार्बन का रिएक्शन ऑक्सीजन से करा दिया, CO2 बन गया। सर ये तो बैलेंस लग रहा है, देखो ये तो बैलेंस हमारा है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। देखो ध्यान से, कार्बन एक, ऑक्सीजन दो, ये तो बैलेंस है। ठीक है, ये हमारा अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन है। समझ रहे हो? शॉर्ट फॉर्म में मैं जल्दी जल्दी लिख रहा हूं, अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। तुम लिख लेना। और क्या लिख सकते हैं? और तुम्हारा बहुत सारा चीज लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा Mg प्लस क्लोरीन के लिए रिएक्शन मैंने करा दिया, ये क्या बन जाएगा बच्चों? Mg। ठीक है, अगर Cl सिर्फ एक है तो यहां से MgCl2। ठीक है, फिर मैंने लिखा क्या लिख दो, लिख देता हूं Mg और N2। ये क्या बन जाएगा? Mg3N2। ये भी क्या है? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। ये भी क्या है? UbCe। समझ गए बात को? अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन समझ गए होगे, आई होप। चलिए मिटा दिया जाए। जल्दी जल्दी नोट करते चलो बाबू, ठीक है? टाइम ज्यादा हम लोग को कॉन्सेप्ट समझने में देना है, तो इसीलिए जल्दी जल्दी नोट करते चलेंगे हम लोग। चलिए, समझ में आ गया अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है? बैलेंस समझ में आ गया, अनबैलेंस समझ में आ गया। ठीक है, तो क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा? केमिकल रिएक्शन के बारे में। ठीक है, केमिकल रिएक्शन के बारे में। केमिकल रिएक्शन कब होता है? जब केमिकल छूट जाता है, हम लोगों ने पढ़ा। फिर इक्वेशन के बारे में पढ़ा। इक्वेशन का हम लोगों ने टाइप देख लिया, वर्ड इक्वेशन कहा हम लोगों ने, फिर एक कहा केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन का दो टाइप हम लोगों ने देखा, एक देखा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, और एक हम लोगों ने देखा अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन हम लोगों ने देखा। चलिए ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम लोग। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग केमिकल इक्वेशन का जो दो टाइप देखे, बैलेंस अनबैलेंस। तो हम लोग अनबैलेंस से क्यों बैलेंस करते हैं, मतलब कैसे करते हैं हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करते हैं, वो अभी हम लोग देखने वाले। ठीक है, अब बैलेंस करते क्यों है, उसके पीछे एक लॉ है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। ये लॉ ऑफ ये मैं इसको मिटा दूं, कोई दिक्कत तो नहीं होगा ना? केमिकल रिएक्शन पढ़ा, इक्वेशन पढ़ा, वर्ड इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन दो टाइप के, बैलेंस अनबैलेंस। तो हम लोग क्यों बैलेंस करते हैं, उसके पीछे एक छोटा सा रीजन है। उसमें रीजन को एक्सप्लेन पहले कर देता हूं ताकि हम लोग समझ पाएंगे। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख देता हूं वाई वी बैलेंस
वी बैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, हम लोग क्यों भाई बैलेंस करते हैं, तो उसका रीजन है बच्चों, इसका रीजन है लॉ ऑफ कंजर्वेशन। सर ये क्या कहता है, कैसा लॉ है, कंजर्वेशन ऑफ मास। ये कहता है, नोट कर लेंगे, इन केमिकल रिएक्शन, किसमें बच्चों, केमिकल रिएक्शन। रिएक्शन भी बच्चों दो तरह के होते हैं, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, केमिकल रिएक्शन। इन केमिकल रिएक्शन mass is neither be created nor be destroyed। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, इसका मतलब सर ये हुआ, आप ये कहना चाहते हैं कि मास इज कंजर्व्ड, मास जो होता है कंजर्व्ड होता है, ठीक है। इसका मतलब ये कि वेट ऑफ रिएक्टेंट, यहां पर मैं लिख देता हूं, वेट ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू वेट ऑफ प्रोडक्ट। हमेशा जितना मास, वेट लिखना ठीक नहीं रहेगा, मैं मास लिख देता हूं, ठीक है। मास ऑफ रिएक्टेंट इक्वल टू होता है मास ऑफ प्रोडक्ट। ये हमेशा होगा, ठीक है, जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना मास प्रोडक्ट का होगा। ये क्या कहलाता है, ये मास इज कंजर्व्ड। कहां से, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये हमारा कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग, ये लॉ आया कहां से, आप 9th क्लास में शायद पढ़े होंगे, डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी। तो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से यह चीज आया है कि भाई केमिकल रिएक्शन में जो एटम का मास होता है वो कंजर्व्ड रहता है, जितना मास ऑफ रिएक्टेंट होता है उतना मास ऑफ प्रोडक्ट होता है। तो हम लोग एक, मैं एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ये लिखा है H2 और O2, ये क्या बन गया बच्चों, H2। कैसे हम लोग इसका मास डिफाइन करते हैं, हाइड्रोजन का मास सर होता है, एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 2 हाइड्रोजन का 2, तो मैं ले लेता हूं 2G ग्राम के फॉर्म में समझाने के लिए, ठीक है। ऑक्सीजन का मैं ले लेता हूं, एक ऑक्सीजन का 8 होता है, 16 होता है, तो 2 ऑक्सीजन है, 16 इंटू 2G ले लेता हूं ग्राम में। हाइड्रोजन इधर कितना है सर, 2G प्लस 16G, यहां से कितना आ जाएगा, 32, 33 और 34G, 34 ग्राम आ गया। इधर कितना आ गया, 16 2 18। क्या यह 34 ग्राम और 18 ग्राम एक दूसरे के बराबर है, सर बिल्कुल बराबर नहीं है। क्या मास में आपको डिफरेंस दिखाई दे रहा है, हाँ सर बिल्कुल दिखाई दे रहा है। तो मास में डिफरेंस दिख गया, क्या एक्चुअल में मास में डिफरेंस हुआ है, नहीं सर, एक्चुअल मास में डिफरेंस कुछ नहीं, मास में डिफरेंस आया ही नहीं है। मास में डिफरेंस क्यों नहीं आया है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है, मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट। इसलिए हमें यहां पर क्या लगाना पड़ता है, नंबर लगा के बैलेंस करना पड़ता है, ताकि इधर कितना हो जाए, इधर भी 4 हो जाए, इधर भी 4 हो जाए। अब देखिए हाइड्रोजन 4 हो गया, 4 4 4 4, तो ग्राम सेम आ जाएगा। ऑक्सीजन कितना हो गया, ऑक्सीजन 2 2, तो इसका भी मास सेम आ जाएगा, जोड़ देंगे तो दोनों का मास क्या आ जाएगा, सेम आ जाएगा। समझे बात को। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं। तो कोई पूछे वाई वी आर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, ठीक है, तो बोल देंगे रीजन है भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, ठीक है। इन केमिकल रिएक्शन मास इज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, मास इज कंजर्व्ड बोथ साइड, मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट, मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तो हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, तो भैया बैलेंस करने के लिए हमारे पास
कुछ मेथड है। पहला जो है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है बच्चों, हिट एंड ट्रायल मेथड। दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा इसको हम लोग बोलते हैं अल्जेब्राइक मेथड। और एक और मेथड जो है, ठीक है, बेसिकली 10th क्लास में इसी पर ही काम चल जाता है, लेकिन मैं पढ़ा रहा हूं तो मैं तीनों आप लोगों को पढ़ा दूंगा। इसको बोलते हैं पार्शियल इक्वेशन मेथड। समझ रहे बात को? मेनली 90% तो यहीं से हमारा काम बन जाता है, ठीक है। 10% इन दोनों का यूज हम लोग करते हैं, पार्शियल इक्वेशन मेथड का, अल्जेब्राइक मेथड का, ठीक है। तो बारी बारी से समझते हैं। पहले हम लोग समझेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल पढ़ना, इसको पता है क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं तुक्का मार। तुक्का मारना समझे, तुक्का लगाना, तुक्का। हिट एंड ट्रायल करना, ट्राई करना, ठीक है। तुक्का लगाना, तुक्का लगाएंगे किधर कितना होगा। जैसे ऐसे बोल दिए, गेस करेंगे, नंबर गेस करेंगे कि रिएक्टेंट की तरफ कितना नंबर रख दे और प्रोडक्ट की तरफ कितना नंबर रख दे, ठीक है। और नंबर रखने के लिए भी उसका रूल है, मैं उसका रूल लिख देता हूं, ठीक है, आप लोग समझ जाइएगा। पहले बस मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूं हिट एंड ट्रायल मेथड को। जैसे कैसे इसको हम लोग बैलेंस करते हैं, कोई भी हम लोग ले लेते एग्जाम्पल। क्या ले ले, बोलिए सर। ले लीजिए आप, मैं H2O ले लूंगा, यहां पर मैंने सोडियम ले लिया। बहुत भारी भरकम तो नहीं हो जाएगा आपके लिए, अब इजी ले ले तो Na2O और यहां से H2। क्या अनबैलेंस दिखाई दे रहा है? H2 है, H2 है, O है, सोडियम 1 है, सोडियम 2 हो गया। सोडियम के नंबर में डिफरेंस आया है तो क्या करेंगे, बस यहाँ पर 2 लगा देंगे, काम खत्म हो जाएगा, बैलेंस हो गया। 2 लगा दिए, बैलेंस हो गया। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और सोडियम की संख्या को दोनों तरफ कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। और इसको कैलकुलेट कर लीजिए, देख लीजिए, सोडियम 2, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 2, हाइड्रोजन 2। और कोई एग्जांपल ले ले। मैंने लिया H2, यही ले लेते हैं पहले। H2 बोलिएगा आप। क्या हम लोग लगाएंगे, तुक्का लगाएंगे। कभी भी नंबर को, ये जो इंटीजर नंबर पुट करेंगे यहाँ पे हम लोग, तो यहाँ पर हमेशा एक मॉलिक्यूल के और या कंपाउंड के आगे ही हम लोग इसको पुट करेंगे, ठीक है, पीछे नहीं करते हैं। वो जो रूल है मैं लिखवा देता हूं, ठीक है। हाइड्रोजन 4 हो गया, अब काउंट कर लीजिए, 2 2 4 4 4 4 2 2 4 4 2 2। और क्या लिख दूं, और किसका रिएक्शन करा दें? हाइड्रोजन है और आयोडीन है, हाइड्रोजन आयोडाइड बन गया। क्या करेंगे, हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2, इधर से 2 लगा देंगे, हो गया हाइड्रोजन 2 आयोडीन 2। तो इस तरीके से हम लोग बैलेंस करते हैं, ठीक है। अब वो जो क्या रूल है, वो जो रूल है अब हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। अल्जेब्राइक मेथड देख लेंगे, पार्शियल इक्वेशन मेथड देख लेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना ही। ये जो लेक्चर है ये मेरा फर्स्ट लेक्चर है, इसलिए मैं मतलब समझता हूँ कि 10th क्लास का जो केमिस्ट्री आप लोग के लिए उतना कठिन भी है नहीं, तो इसीलिए मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ कि इसमें उतना बहुत ज्यादा कोई डिफिकल्ट चीज है नहीं कि रच के पढ़ाया जाए, कॉमेडी कर करके पढ़ाया जाए, बात बना के पढ़ाया जाए, कोई जरूरत नहीं उस चीज की, ठीक है। जिस तरीके से पढ़ रहे हैं आप सोचने की, आपकी जो कैपेबिलिटी है उसको इंप्रूव कीजिए। जितना आप अच्छा सोचिएगा, जितना जल्दी सोचिएगा, जितना फास्ट सोचिएगा, आपके लिए उतना ही बेहतर रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।